देश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। योगी सरकार ने 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और दावा है कि इससे यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी। लेकिन यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को यह बजट बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। यूपी सरकार के बजट पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ वाले केवल बड़े सपने दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है। इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। और आपने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल भी देखे। अब आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार के बजट के पिटारे से निकला क्या क्या है। यूपी के बजट की बड़ी बातें आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार का बजट साल 2024-25 के लिए 7,36,438 करोड़ का बजट। आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का बजट यूपी विधानसभा में पेश कर दिया गया। इस बजट में आम से लेकर खास तक का ख्याल रखा गया है। सीएम के विजन और विकास के मिशन की झलक इस बजट में साफ दिखाई पड़ रही है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को विधानसभा में पेश किया। बजट में अयोध्या समेत तमाम धार्मिक नगरी के विकास पर भी जोर दिया गया। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2,500 करोड़ की धनराशि बजट में दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ का बजट पेश किया गया है। प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से बढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बजट में एक बार फिर से योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया है। हर जिले के लिए इसमें विकास की राह दिखाई दे रही है।
राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एरो सिटी विकसित किया जाएगा। बुंदेलखंड को नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। इस बजट में महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को हर महीने 3000 का पेंशन का प्रावधान किया गया है। बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए 100 करोड़ के रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। योगी सरकार का ये 8वां बजट है। इस बजट में सीएम योगी के विजन की साफ झलक दिखाई पड़ रही है। योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई दे रही है। बताते हैं आपको कि नवभारत पर अगली खबर झारखंड के चंपई सोरेन सरकार की, जो सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई और फिलहाल महागठबंधन की सरकार गिरते गिरते बच चुकी है। लेकिन जमीन घोटाला मामले में फंसे हेमंत सोरेन नवभारत के सवाल पर आग बबूला हो गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। भले ही महागठबंधन झारखंड में फ्लोर टेस्ट में पास हो गया, लेकिन नवभारत के सवाल पर जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन फेल हो गए। नवभारत संवाददाता ने जब हेमंत सोरेन से सवाल पूछा तो सोरेन गुस्से से लाल हो गए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचने वाले थे। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने हेमंत सोरेन से सवाल पूछे, वो आग बबूला हो गए। जमीन घोटाले के आरोप में भले ही हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई, लेकिन चंपई सोरेन बहुमत साबित करने में पास हो गए। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े। विरोध में 29 विधायकों ने वोट डाला। 4 विधायक फ्लोर टेस्ट से अलग रहे। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान जहां हेमंत सोरेन भावुक दिखे, तो वहीं केंद्र सरकार और राज्यपाल पर भी हमला बोला। सोरेन ने 31 जनवरी की रात को काली रात करार दिया। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। और हेट स्पीच मामले में आरोपी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अहमदाबाद के एटीएस कार्यालय लाया गया। उसे मुंबई के घाटकोपर से गिरफ्तार कर गुजरात लाया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन पर उपद्रव कराने के मामले में भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह हंगामा भारी पड़ गया, साथ ही भारी पड़ गई भड़काने की कोशिश। नफरत पैदा करने वाले पर पुलिस ने नकेल कसी है। मौलाना हेट स्पीच मामले में महाराष्ट्र पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह घटना देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई की है, जहां मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का विरोध करने पर लोग घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करने लगे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस उपद्रव की तस्वीरों से लोगों की शिनाख्त कर रही है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस टीम अहमदाबाद लेकर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी।
इसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद टीम उसे जूनागढ़ लेकर निकली। गुजरात एटीएस ने इसकी पुष्टि की है। उन्हें घाटकोपर पुलिस स्टेशन से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले जाया गया है। वहीं मौलाना अजहरी ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में दमोह मामले में एक बड़ी खबर सामने है। दमोह केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। अकरम खान और अकरम खान के 2 साथियों गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने हाथ और गर्दनों को काटने की धमकी दी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की गई। उनके ना हाथ रहेंगे ना सरों में गर्दन रहेंगी। कोई नहीं बोलेगा अभी। इसी तरीके की नाराबाजी ना करें। हमें कानून के साथ चलना है तो कानून को भी अपने हिसाब से काम करना है। एक कपड़ा क्या सिलकर नहीं दिया, पूरा शहर ही सुलग उठा। भड़काऊ भाषण से लोगों में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। हाथ और गर्दन काटने तक की बात कही गई। घटना है मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां मस्जिद मार्केट में विवादित नारे लगाए गए। आरोप है कि एक टेलर ने समय पर कपड़ा सिलकर नहीं दिया, जिससे दूसरा पक्ष बहुत भड़क गया और उसने हंगामा किया। तो फिर दोनों तरफ से बवाल होने लगा और बात बढ़ती चली गई। यहां तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद टेलर के समर्थन में भारी भीड़ जुट गई और फिर माहौल पहले से और भी ज्यादा बिगड़ गया। हालात को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दिए गए। यहां फ्लैग मार्च भी किया गया। भड़के लोगों को समझाने बुझाने के लिए धार्मिक नेताओं को भी बुलाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट किया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहे हैं कि मुसीबत पैदा कर रही है, ये समझने के लिए रिपोर्ट दें। बर्फबारी से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की वादियां गुलजार हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मनाली, शिमला, पुंछ, डोडा, श्रीनगर और गंगोत्री तक बर्फबारी हो रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। जब हम लोग रील्स एंड वीडियोस देख रहे थे, जैन के ऑलमोस्ट 25 तक देयर वाज नो स्नोफॉल, तो वी वर रियली डिसअपॉइंटेड। हमारा यहाँ पे 2 को आने को था, सो अल्टीमेटली 26 को यहाँ पे स्नोफॉल हुई एंड वी आर लकी इनफ कि हम लोगों ने विटनेस किया। और कल रात को श्रीनगर में भी स्नोफॉल हुई, भारी स्नोफॉल हुई। आज सुबह इट वाज ऑल वाइट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं, जहां की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। घरों और पेड़ पौधों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है, तो वहीं सड़कें बर्फ में दफन हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुदरत के असीम तोहफे से जन्नत की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। स्नोफॉल होने से पूरा इलाका चमक रहा है, तो वहीं बर्फ पर बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी परिवार के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंच रहे हैं। पूरे ये जो है दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, तो सब एंजॉय के लिए आ रहे हैं। लगभग आज तो काफ़ी तादाद में लोग हैं, जो है गिनती भी जो है उनकी वो नहीं हो पाएगी। और यहाँ हम घूमने आए थे, बहुत मज़ा आया। लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और घूमने आने चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया है। जहाँ तक नजर जाए केवल बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी हो नहीं रही थी, और अब जब बर्फबारी शुरू हुई तो पूरा कश्मीर बर्फ से सफेद हो गया। वैसे तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के पसंदीदा हिल स्टेशन में शुमार है, लेकिन बर्फबारी होने के बाद यहाँ सैलानी अपने आप खिंचे चले आते हैं। ये